नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं जल प्रलय से। देश भर में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर जिस तरह की तबाही मानसून के शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रही है वो वाकई में चिंताजनक है। और उसमें सबसे पहला जो नाम सामने आ रहा है वो है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। भूस्खलन हुआ है, बादल यहां पर फटे हैं और अब तक 20 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। तीन बड़े जो पुल हैं वो टूट गए हैं। इसके अलावा 4 नेशनल हाईवेज जो हैं वो यहां पर बंद हो गए हैं। सैकड़ों सड़कें जो हैं वो बाधित हो गई हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना भी यहां पर लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हिमाचल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें 11001077 ये नंबर है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना जिले में रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर और हमीरपुर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पंडोह का 100 साल पुराना जो पुल था वो तक पानी में बह गया है। इस कदर तेज बहाव जो है वो यहाँ की नदियों में देखा जा रहा है। पंडोह डैम के गेट खोले गए हैं और वहाँ पर बाजार का इलाका जो है वो डूब गया है। तो बारिश और बाढ़ की वजह से फसलें जो हैं हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मनाली मंडी में तबाही की खास वजह क्या है? अगर कुछ खास वजहों पर नजर डालें तो आपको बताएं कि मनाली से मंडी तक नदी किनारे लगातार निर्माण हुआ है और नियमों की अनदेखी यहां पर की गई है। नियमों को ताक पर रखकर ये निर्माण किया गया है, जिसके चलते नदी का फैलाव जो है वो कम हुआ है। व्यास नदी का तट जो है वो सिकुड़ने से हालात ज्यादा खराब हुए हैं और इसीलिए जरा सा जब जलस्तर बढ़ जाता है तो व्यास नदी जो है वो तबाही मचाती हुई नजर आती है। जो नदी का वेग झेल रहे पुराने लोहे के पुल हैं वो तक यहाँ पर बह गए हैं। तो आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति है। तो मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन का काम जो है वो चल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उन्होंने जो मलबा है उसे डंपिंग साइट पर डालने की बजाय नदी में बहा दिया है और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि नदी का जो जलस्तर है उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरह का मलबा बहकर आ रहा है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। मलबे की चलते नदी की जो गहराई है वो भी कम हुई है और यही वजह है कि हम यहाँ पर नदियों का रौद्र रूप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम दिखाएंगे कि क्या मंजर है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, जो बयां कर रहा है कि वहां पर क्या कुछ लोगों पर बीत रही है। तो आप मनाली की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर तेज बहाव में मिट्टी कटी है और वहां पर एक बड़ी जो बस है वो तक बह गई है। इसके अलावा मंडी में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज है और एक पुराना मंदिर जो है यहाँ पर वो भी उसकी अब चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। बिलासपुर की तस्वीरें जहाँ पर भूस्खलन हुआ है, हाईवे जो है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आ रही हैं। चंबा में भी वही स्थिति और कुल्लू में भी आप स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर कहीं पर घर बह रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, तो कहीं पर ट्रक जो हैं वो बहते हुए नजर आ रहे हैं। ओ भाई साहब, ले ओ फंसी है, ओ निकले से पोल। और ये स्थिति तब है जब मानसून अभी शुरुआती दौर में ही, अभी एक लंबा वक्त जो है मानसून का रहेगा और अगर इस तरह के हालात रहे तो ये काबू करना इनको मुश्किल होने वाला है। तो आज हम सवाल इंडिया का में यही सवाल उठा रहे हैं कि हिमाचल में मानसून चुनौती आखिर क्यों साबित हो रहा है, कहां पर ये जो गलती है वो हुई है जिसके चलते हिमाचल में मानसून चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल, क्या निर्माण में खामियों के शिकार हो रहे हैं हमारे शहर, क्योंकि जिस तरह का पानी का बहाव है उसको हमारे शहर जो हैं अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी से वो बाहर है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त भयावह तस्वीरें आ रही हैं वो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले की आ रही हैं, जहाँ पर तेज़ बारिश के बाद अचानक पहाड़ों से पानी की मोटी और तेज़ धार जो है वो नीचे उतरी। ये देखकर तस्वीर किसी का भी दिल यहाँ पर दहल जा रहा है। पहाड़ों से पानी की मोटी और तेज़ धार जो है वो नीचे यहाँ पर उतर रही है। पानी की धार में कई घर बह गए हैं और घरों के बीच से मलबा आगे की ओर बढ़ता दिख रहा है। जो हम अभी वजह आपको बता रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो निर्माण चल रहा है और लोगों की चीख पुकार सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर लोगों पर क्या कुछ बीत रही है। मलबे में मिट्टी के साथ पेड़ और टूटे घरों की चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये मंडी की स्थिति है। तो पहाड़ी नदियाँ जो हैं वहाँ पर
विकराल रूप ले रही हैं। विक्टोरिया ब्रिज आपको दिखा रहे हैं मंडी का, जहां पर बहुत ही करीब ब्रिज के पानी जो है वो पहुंचता जा रहा है, जबकि आसपास के इलाके जो हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं, जिसमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी नजर आ रहा है। तो मंडी में मौजूद हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर ने बताया कि आखिर क्यों व्यास नदी ने ये विकराल रूप ले लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मंडी के आसपास खड़े हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्यासा नदी में या जितनी भी हिमाचल की नदियां हैं, उन्होंने जो विकराल रूप लिया हुआ है, उनके पीछे भी कारण हम लोगों की ही आम वजहें हैं। अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो पूरी नदी है, इसने जो अपना विकराल रूप ले रखा है, तो उसका कारण वही है जो हमारी ये जो NH21 बन रहा है, नई सड़क बन रही है, उसका जितना भी डंपिंग किया हुआ माल है वो सारा इस नदी के साथ डाल दिया गया है, जिसके कारण इसका बहाव जो है ये बढ़ गया हुआ है और नदी के पानी का बहाव जो है अपने साथ सब कुछ बहाते लेके जा रही है, क्योंकि इसकी जगह कम हुई है और जहाँ जहाँ से पानी का बहाव होना था वहाँ पर रोड बनाने के लिए जो है वो मिट्टी का डंप जो किया हुआ है वो सारा ब्यासा नदी के साथ साथ कर दिया गया हुआ है। या जितने भी स्थानीय नदियां बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, वो सारा डंपिंग साइट्स जो हैं वो इस जोन में बना दी गई हैं, जो एक मुख्य रूप रहा हुआ है एक रौद्र रूप लेने का भी, क्योंकि जितना भी निर्माण कार्य हुआ है और उसका जितना भी वेस्टेज जो भी हो रहा है उसको साथ साथ में कई नदियों के साथ डंप करते गए हुए हैं लोग, जिसका ख्याल नहीं रखा गया हुआ है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता है, HOD है पॉलिसी प्लानिंग के NIA DM के, और डॉक्टर नरेश कुमार है वैज्ञानिक IMD के। डॉक्टर नरेश, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। ये जो स्थिति हम देख रहे हैं ये क्या कुछ बता रही है और आगे मौसम की स्थिति और कैसी रहने वाली है? क्योंकि फिलहाल 2 दिनों से जो हिमाचल प्रदेश के हालात हैं वो वाकई में काफी चिंताजनक है भारी बारिश के चलते। देखिए, इसका मेजर जो रीजन क्या है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान पे सक्रिय है, और इसके अलावा एक लो प्रेशर जोन बना हुआ है राजस्थान पे। तो ये दोनों सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनका जो मेजर इन्फ्लुएंस जोन है वो हिमाचल प्रदेश पे बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम रेनफॉल एक्टिविटी है वो हिमाचल में ही हो रही है, और उसके साथ जो एडजॉइनिंग फुटहिल्स है नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा उसमें हो रही है। तो कंटिन्यूस पिछले 2 दिनों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी वहां पाई जा रही है। इवन पंजाब में 35 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हुआ है। सिमिलरली हिमाचल में भी 23 सेंटीमीटर तक रेनफॉल काफी जगह पे आया है और हरियाणा में भी आया है। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, स्टिल जो सिस्टम सक्रिय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। आज भी हमने रेड अलर्ट दे रखा है हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके अलावा नॉर्थ हरियाणा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आ सकती है, उसके लिए भी रेड अलर्ट है। पंजाब में थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, और इसके बाद कल से ये स्थिति ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मंडी की SP सौम्या जी भी जुड़ रही हैं। सौम्या जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त मंडी में क्या स्थिति है सौम्या जी, क्योंकि तस्वीरें जो है मंडी की वो वाकई में डरा रही हैं। जी हाँ, स्थिति भी जिस तरह की तस्वीरें हैं उसी तरह डरावनी बनी हुई है, लेकिन हम पूरी तरह से कार्यरत हैं। हमारी पूरी टीम पुलिस की, प्रशासन के साथ और NDRF के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, और अभी तक केवल 3 मृत्यु की खबरें हमें आई हैं कल तक। इसके अलावा कितने लोग बह गए हैं ये अभी बताना संभव नहीं हो पाएगा। जी सौम्या जी, क्या इस वक्त कहीं कोई फंसा हुआ है या कहीं सैलानी या इस तरह की कोई दिक्कत तो सामने नहीं आ रही है? नहीं, जितने भी सैलानी है उनको हमने पहले ही पूर्ण रूप से अलर्ट में डाल दिया था। जो लोग कुल्लू से आ रहे थे उन्हें वहीं रोक दिया गया है, और जो आगे यहाँ से बढ़ रहे थे कुल्लू की तरफ उनको मंडी में ही रोक दिया गया। उनके लिए होटल्स में व्यवस्था कर दी गई है, और जिन लोगों के पास पैसे का अभाव है उन लोगों को हमने गुरुद्वारों और सरायों में रुकवा दिया। जी, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बहुत ज्यादा है सौम्या जी, और जलस्तर जो है नदियों का लगातार वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो इस वक्त स्थिति यही है आपकी, क्योंकि आप लोग अगर सड़कों पर उतरे तो उतरे कैसे बचाने के लिए, राहत के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ही बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है और जो जगह और घर और मकान और बिल्डिंग जो नदी के बिल्कुल ही तट पर हैं, उन सभी को हमने वहां से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया, और उन्हें हमने विपाशा सदन और
कुछ और आश्रमों में रुकवाया है और वहाँ पर प्रशासन उनके लिए खाने की व्यवस्था भी कर रहा है। जी सौम्या जी, क्या क्या चुनौतियां इस वक्त आपके सामने आ रही हैं मंडी में खास तौर से? सबसे बड़ी चुनौती तो अनिश्चितता है, यानी कि अनसर्टनिटी। हम नहीं जानते कि बारिश और कितनी ज्यादा बढ़ेगी और किस तरह इसका पानी का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। मंडी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट हैं, एक पंडो और दूसरा लालजी, जिसकी वजह से खतरा निरंतर बना रहता है। उसके बावजूद भी हमने पूरा प्रयास किया है, लोगों को अलर्ट, न केवल उन्हें अलर्ट किया है बल्कि उन्हें वहां से हमने इवैक्यूएट भी अभी करवा दिया है। बाकी जहां पर भी पानी का उफान है, कम से कम वहां अब लोगों की बस्तियां नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी प्रशासन की, सरकार की, आप सभी लोगों की, कि किसी की जान न जाए। सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो टूरिस्ट हो या वो घर हो जो कि नदी के किनारे हैं, उनको हमने पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। और जो घर नदी से थोड़ा दूर भी हैं, उनको भी हमने संदेश दे दिया है कि आपको वहां से जल्द निकलना होगा, और वो निकल भी चुके हैं। तो अभी जितना भी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल मंडी के सेंटर में आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि पानी कहाँ तक आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या जी। तो ये मंडी की एसपी हैं जो जानकारी दे रही हैं यहाँ पर कि इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता मौसम का, आज भी रेड अलर्ट है वहाँ पर, तो अब देखना होगा कि जब स्थिति धीरे धीरे काबू में आती है उसके बाद ही राहत और बचाव का काम जो है उसमें तेजी लाई जाएगी। एक और तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के परवाणु से जो आ रही हैं, जहाँ सेक्टर 5 की वो तस्वीरें हैं, जिसमें किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो खिलौनों की तरह तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। पानी के बहाव की गति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की तबाही जो है वो हिमाचल प्रदेश इस वक्त झेल रहा है। तो ये तस्वीरों पे हम बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता हैं, HOD हैं पॉलिसी प्लानिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। प्रोफेसर अनिल, यहाँ पर ये जो दिक्कतें हम देख रहे हैं इसमें जिस तरह से एसपी से भी हमारी बात हुई मंडी की, वो यही बता रही है कि सब जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है मौसम को लेकर और पानी के बहाव को लेकर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर साबित हो रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त हिमाचल की स्थिति को? देखिए, हिमाचल की स्थिति को देखें और जिस तरीके से भारी जो अतिवृष्टि की स्थिति है, इसमें ये भी जानने की जरूरत है कि अगर हम ये बोलें कि बहुत बड़ा सरप्राइज है या अनप्रेसिडेंटेड रेन है, तो मैं ऐसे सरप्राइज तो नहीं मानूंगा, क्योंकि जब हम जान रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव चल रहा है और इसकी वजह से जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज हुआ है। और इस साल ऑलरेडी एक फोरकास्ट था कि इस तरह के जो हैवी रेन स्पेल्स हो सकते हैं और उसके बदले में थोड़े समय के बाद ड्राई स्पेल्स भी हो सकते हैं। तो उनको देख करके जो लोकल तैयारी है उसके लिए एक संदेश तो था ही। दूसरी बात है, अगर याद करें हम 2013 में जो उत्तराखंड में जो बाढ़ की तबाही हुई थी, तो वहां से आपको कुछ इसमें लगेगा कि काफी कुछ उस तरीके की विनाश की स्थितियां और उस तरह के नुकसान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी जानने की जरूरत है कि कोई भी जब बड़ा डिजास्टर होता है तो उससे जो हमें संदेश मिलते हैं और जो लेसन्स होते हैं उसको हमें बहुत समय रहते इंटीग्रेट करना होता है। तीसरी बात है कि सिर्फ हिमाचल नहीं, अभी बारिश का रुख जो है धीरे धीरे उत्तराखंड की तरफ भी बढ़ रहा है और उत्तराखंड में भी थोड़ी सी समस्या अभी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चमोली जैसी जगह जहां पर जो सब्सिडेंस की स्थितियां पहले से रही हैं और भी 1-2 जगह हैं जहां पर, तो वहां पर के लिए एक थोड़ा सी और कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन बन रही है जहां के लिए तत्परता की जरूरत है जी। अच्छी बात यह है कि अभी हम जो इमरजेंसी रिस्पांस है हमारा डिजास्टर का, उसके मामले में काफी हम आगे अच्छे हो गए हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार और लोकल लेवल पे और बाकी जो और भी फैक्टर्स होते हैं उनके साथ, घटकों के साथ मिलकर के जो कोऑर्डिनेशन का काम काफी अच्छा होता है। और इसीलिए अभी आप देखेंगे कि इवैक्यूएशन लोगों का कर लिया है, लोगों को वहां से निकाला गया है, स्थिति पे अच्छा कंट्रोल किया गया है। लेकिन जो प्रश्न है कि हम इस तरह की जो अतिवृष्टि है वो बहुत बड़ा डिजास्टर ना बने, जो कि अभी बन रहा है, उसके प्रिवेंशन के लिए और उसके रिस्क मिटिगेशन के लिए कितना कारगर काम कर पाएंगे, तो उसमें 2-3 बातें निकलती हैं। एक तो ये है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है
और खासकर अगर सड़क की बात करें, जी। क्योंकि अभी काफी विजुअल्स दिखा रहे थे, उसमें सड़कों से रिलेटेड घटनाएं काफी हो रही हैं और सड़कों की वजह से जो नदियों के ऊपर प्रभाव पड़ा है वो भी बातें कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी डेवलप होता है, हाईवे डेवलप होता है या और भी इस तरह की चीजें बनती हैं, तो दो तरीके के प्रभाव हैं। एक तो ये है कि इस तरह की घटनाओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और सड़कें बह सकती हैं, सड़कें बह रही हैं, लैंडस्लाइड से प्रभावित हो रहा है और उसके बाद जनमानस या बाकी चीजों को प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब इनका बनाया जाता है तो इनकी प्लानिंग, डिजाइन और जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसकी वजह से कैसे जो है स्लोप वीक हो रहे हैं, कैसे स्लोप स्टेबलाइज अगर सही ढंग से नहीं किए गए, कैसे वो रिस्क मिटिगेशन नहीं हुआ, तो वो जहां पे आपदा कम आनी थी वो आपदा की स्थितियों को और बढ़ा सकते हैं। तो 3-4 चीजें ये निकल के आती हैं कि एक तो ये है कि जब ये फोरकास्ट होता है हमें वेदर का, तो उसके पूर्वानुमान में हम ये समय निकालें कि सिर्फ अतिवृष्टि नहीं, अतिवृष्टि के बाद उसका परिणाम क्या हो सकता है, परिणाम जनित फोरकास्ट की बात हो रही है कि उसकी वजह से क्या संभावना हो सकती है, उस चीज को देख करके ये इनिशिएटिव लिए जाए। बिल्कुल, जिस तरह से प्रोफेसर अनिल आपने कहा कि हमको पुरानी गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, जिस तरह की तस्वीरें हम हिमाचल में देख रहे हैं, गाड़ियां बह जा रही हैं, उसके बाद मलबा जो है किस तरह से नदियों से बहकर आ रहा है, वो भी स्थिति है, रिहायशी इलाकों में पानी जा रहा है, अंधाधुंध निर्माण हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, और जो मलबा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो तक वो नदियों में फेंक दे रही हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि हम उस तरह से तैयार कर रहे हैं अपने आप को इस तरह की आपदाओं के लिए? देखिए, दो चीजें इसमें फिर मैं बोलूंगा। पहली बात तो ये है कि जो पॉलिसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है अभी जी, और उसके बेस पे कुछ हद तक कहीं पे प्लान्स भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना वो खासकर लोकल लेवल पे, और लोकल जो स्थितियां हैं, जो स्थानीय जो घटक हैं, उनको ध्यान में रखते वहां की जो डेवलपमेंट की डिजाइन है और डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। और ये अब बिल्कुल इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उसका कारण ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो इसकी रिस्क मैपिंग के तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, कई जगह पे अच्छे रिस्क मैपिंग भी हैं, लेकिन रिस्क मैपिंग के बेस्ड पे या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बेस पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने चाहिए उसमें डिले नहीं होना चाहिए। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, और खासकर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें उसकी लोकेशन, जैसे कि बिल्डिंग्स ढह रही हैं, आप देख रहे हैं, तो बिल्डिंग्स की क्या लोकेशन होनी चाहिए, अगर लोकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो डिजाइन में क्या सुधार किया जा सकता है जिससे कि वो बिल्डिंग बच जाएं। और इसके साथ साथ जो स्लोप्स हैं, वो स्लोप्स अब बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, पानी के साथ साथ मलबा, सिल्ट और पेड़ की लकड़ियां, बोल्डर्स, ये सारी चीजें मिलकर के आ रही हैं, और ये बेसिकली परिणाम इसी का है कि जो हमारे स्लोप्स हैं वो काफी वीक हो गए हैं, वल्नरेबल हो गए हैं। तो उन चीजों को देखने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। तो इन चीजों को ध्यान देने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा, लेकिन वो लोकल स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह के डायनामिक्स अलग है, हर राज्य की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर डॉक्टर नरेश, अगले कुछ दिनों की अगर मौसम की बात की जाए तो किस तरह का पूर्वानुमान है, किस तरह का मौसम रहने वाला है, अगर खासकर उत्तर भारत के इलाकों की बात की जाए? डॉक्टर नरेश, आपने म्यूट किया है, उसे आप अनम्यूट कर देंगे? सॉरी, अगर आप हिमाचल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल के लिए आज का रेड अलर्ट है। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना चाहिए, हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। हाँ, उत्तराखंड के लिए हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के लिए भी हमने रेड अलर्ट दिया है। इसके बाद भी हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल वहां 4-5 दिन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कल से रेनफॉल रिड्यूस भी हो गए। जी डॉक्टर नरेश, यहाँ पर एक सवाल मैं और आपसे समझना चाह रही हूँ कि मानसून की अभी ये शुरुआत ही है, तो जिस तरह की बारिश हो रही है, क्योंकि हम हिमाचल की अगर बात करें तो 23 सेंटीमीटर यहाँ पर हुई है, पंजाब में 35 सेंटीमीटर बारिश हुई है, हरियाणा में 24 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हो गई है, और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, तो आगे भी इस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। जनरली वन से वाइल ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि जब एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई आ जाता है और सिस्टम का इंटरेक्शन हो जाता है इसके साथ लो प्रेशर का। अगर आप उत्तराखंड की बात करें, उस समय भी ऐसा ही सिनेरियो था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर से इंटरेक्शन हुआ। सिमिलरली जब जम्मू कश्मीर में हुआ उसका भी सेम सिनेरियो था। तो ऐसा कोई इससे कोरिलेट नहीं कर सकते, हालांकि पॉसिबिलिटी कम ही होनी चाहिए कि ऐसा इवेंट रिपीट हो आने वाले दिन। बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, आप दोनों का, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी ये समझना कि इस वक्त क्या चुनौतियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश झेल रहा है और किस तरह की प्लानिंग जो है और हर राज्य के हिसाब से स्थानीय लेवल पर होनी चाहिए, उस पर भी ये बात ज़रूरी थी। अब कुछ और तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर जेसीबी ट्रक जो है वो इस तरह से यहाँ पर फंसा हुआ पानी में नज़र आ रहा है। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, जिस तरह से प्रोफेसर अनिल अभी कह भी रहे थे कि उत्तराखंड में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो ये देहरादून की तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी में जेसीबी ट्रक एक फंसा हुआ नज़र आ रहा है। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब भी इस वक्त जल प्रलय का स्थिति से गुजर रहा है। जालंधर में जो स्थिति नजर आ रही है उसकी में आपको दिखाते हैं तस्वीरें। फिल्लौर की जालंधर के पास जो पंजाब पुलिस अकादमी में सतलुज नदी का पानी अचानक इस तरह से घुस गया। पानी इतना ज्यादा था कि अकेडमी के ग्राउंड में मौजूद सभी गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई और इनमें से कई गाड़ियां जो है वो अकेडमी के अधिकारियों की थी। तो फिल्लौर इलाका है ये पंजाब का, पुलिस अकेडमी में सतलुज नदी का पानी घुसा है और गाड़ियां यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। पंजाब पुलिस के उन जवानों ने यहाँ पर इन गाड़ियों को बाद में बाहर निकाला। और ये आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं पंजाब के रूपनगर की, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सतलुज नदी का पानी आसपास के रिहायशी इलाकों तक में घुस गया है और अब लोगों को यहाँ पर खासी दिक्कतें आ रही है। रोजमर्रा की चीजों के लिए भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ के विकासनगर की तस्वीरें। पुल के नीचे खड़ी है बस और क्रेन पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। पानी के स्तर का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तो अब शहरी इलाके जो है वो किस तरह से इस तरह की बारिश से प्रभावित होने लगे हैं, ये भी सबके सामने है। तो पंजाब के मोहाली में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। तो निचले इलाकों में जैसे पटियाला से खबरें आ रही हैं कि वहाँ नदी जो है वो खतरे के निशान के पास पहुँच गई है। घग्गर दरिया जो बहुत इलाके को मार करता है वो अभी खतरे के निशान के आसपास है और लगता है कि अगर बारिश रुक जाती है तो ये घग्गर जो है वो बिना मार करे गुजर जाएगा। और कभी ज़रूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं और सेना तो खैर हमारे यहाँ जगह जगह पे सेना के कैंप हैं। और हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल का हम रुख कर रहे हैं, जो इस वक्त पंजाब में ही मौजूद हैं, डेरा बस्सी पे वो हैं और मोहाली के रास्ते में। वेदांत, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि हम मुख्यमंत्री को अभी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो निचले इलाके हैं वहां पर अब पानी काफी ज्यादा जाने लगा है। हमने जालंधर की तस्वीरें भी दिखाई, पटियाला का भी वो जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल आदित्य, देखिए अभी हम इस समय डेरा बस्सी के रास्ते में ही हैं। हम अगले 20 मिनट में लगभग डेरा बस्सी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बताएं तो इस समय बरसात नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी जो एरियाज़ हैं डेरा बस्सी वो वाटर लॉक्ड हैं। फ्लडिंग वहाँ पर अभी भी मौजूद है और इस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करी और उनका ये कहना है कि फोकस अभी इस समय इवैक्यूएशंस में है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पानी घुस गया है डेरा बस्सी में। तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए जो स्टेट रेस्क्यू टीम्स हैं, सेंट्रल टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स, वो इस समय मौजूद हैं ग्राउंड पर। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को भी अलर्ट पर रखा है कि अगर जरूरत पड़े तो आर्मी को भी रोप इन करा जाए इस पूरे उसमें। रास्ते में जब आदित्य हम आ रहे थे हरियाणा से पंजाब में, तो आपको बताएं कि जो तमाम एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं जिसमें पैडी या धान लगा हुआ है वो पूरी तरीके से इनंडेटेड थे। तो अब ये जब एक तरीके से जब बरसात यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, तब इस चीज
चीज़ का जायजा लेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्रॉप का कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी देखिए ज़्यादातर फोकस, ये आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से रोड्स यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं केव इन हो गए, यहाँ पर गड्ढे रोड्स पर लगातार आपको दिखेंगे रास्ते भर में। और ये तो यहाँ पर तो फिर भी सिचुएशन बेटर है क्योंकि अप्रोच रोड थोड़ी सी ठीक है, लेकिन और इलाकों की बात करें, पंचकुला की बात करें, तो वहाँ पर पूरे रोड जो है वो वॉश्ड अवे हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रेन, जो इंसेसेंट रेन यहाँ पर है। यहाँ पर इस समय बरसात, जो IMD का प्रेडिक्शन है वो ये है कि अगले 48 घंटे में बरसात कम होगी और पंजाब से हरियाणा में अब फोकस शिफ्ट होगा। यहाँ तक कि आपको ये बताएं कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो 13 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं पंजाब में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो 13 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी देखिए ये आपको यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो पूरी तरीके से इनंडेटेड है। बिल्कुल वेदांत, और जिस तरह की तस्वीरें भी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं उससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति पंजाब में भी है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में कुछ हद तक स्थिति बेहतर होगी, तब अंदाजा लगाया जा सकेगा कि कितना नुकसान हुआ है। और खासकर किसानों के लिए स्थिति इस वक्त बहुत चिंताजनक हो गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यहां पर SG ने इस मामले में कहा कि इन पदों पर केवल गलत तरीके से नियुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली LG को भी पक्षकार बनाने की यहां पर इजाजत दे दी है और केंद्र के अलावा यहां पर LG को भी नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट अब अंतरिम रोक पर 17 जुलाई को यहां पर सुनवाई करेगा। तो यहां पर SG ने कहा है कि इन पदों पर केवल गलत तरीके से नियुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किए गए हैं। विधायकों के पति पत्नी, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया था। आपको बता दें कि CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हमारे बीच मंच पर तो राज्यसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुजरात की गांधीनगर सीट से राज्यसभा के लिए आज पर्चा दाखिल किया। उनका वर्तमान कार्यकाल अगस्त में खत्म होने जा रहा है। राज्यसभा की खाली हो रही 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होना है, जिसमें से 3 सीटें गुजरात से हैं। कांग्रेस संख्या बल कम होने की वजह से इस बार गुजरात में अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही है। और इधर TMC ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 6 उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया है। TMC ने डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिकबड़ाइक और साकेत गोखले को टिकट दिया है। TMC ने इस बार सुष्मिता देव को टिकट नहीं दिया है। राज्यसभा की खाली सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होने। TMC के 5 और कांग्रेस का 1 राज्यसभा सांसद रिटायर होने वाला है। उधर BJP ने पश्चिम बंगाल में अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पहली बार BJP पश्चिम बंगाल से अपने राज्यसभा सांसद चुने जाने की उम्मीद कर रही है। तो सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।